प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के एक आधार स्तंभ पर है। चरक संहिता। जी, चरक संहिता। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने रखते हैं। वो वजन से जुड़ी दो एकदम विपरीत समस्याओं की बात करते हैं। मोटापा और दुबलापन। और दावा यह है कि इन दोनों का मूल कारण एक ही हो सकता है। यही तो बात है। ये सुनने में तो मतलब नामुमकिन सा लगता है। ये सच में एक पहेली जैसा ही है। आज की सोच के हिसाब से तो ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। हाँ, एक में कैलोरी ज्यादा, दूसरी में कम, सीधी सी बात। लेकिन चरक संहिता हमें सतह के नीचे देखने को कहती है, शरीर के उस सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम तक जिसे वो अग्नि कहती है। अग्नि यानी हमारी पाचन शक्ति या मेटाबॉलिज्म। तो आज का हमारा मिशन यही है, ये समझना कि कैसे हजारों साल पुराना ये नजरिया एक ही अग्नि के असंतुलन को इन दो उल्टी समस्याओं की जड़ बता सकता है। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मोटापे से शुरू करते हैं। जब भी ये शब्द दिमाग में आता है तो पहला जवाब तो एक ही होता है, ज्यादा खाना। और चरक संहिता इस बात को नकारती नहीं है, लेकिन वो इसे एक नया आयाम देती है। वो 5 मुख्य कारण बताती है और पहला है अतिमात्रा सेवन। अच्छा, पर यहाँ अति का मतलब सिर्फ खाने की मात्रा से नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है लगातार ऐसा भोजन करना जो शरीर के लिए भारी हो, जैसे बहुत ज्यादा तला हुआ, मीठा या प्रोसेस्ड खाना। अच्छा। ये शरीर पर दोहरा बोझ डालता है, एक तो पचाने के लिए और दूसरा उससे मिलने वाली अतिरिक्त ऊर्जा को संभालने के लिए भी। अच्छा, तो ये सिर्फ कितना खाया ये नहीं, बल्कि क्या और कैसा खाया इस पर भी उतना ही जोर है। ये तो समझ में आता है। बिल्कुल। और दूसरा कारण तो शायद वही होगा जो हम सब जानते हैं, अव्यायाम। हाँ, यानी शारीरिक मेहनत की कमी। और चरक संहिता इसे बहुत गंभीरता से लेती है। शरीर एक मशीन की तरह है जिसे चलाने के लिए बनाया गया है। जब हम उसे चलाते नहीं तो उसमें कह सकते हैं जंग लगने लगता है, ऊर्जा जमा होने लगती है। सही। लेकिन तीसरा कारण आज की जीवन शैली के लिए बहुत बहुत प्रासंगिक है, देवास्वप्न। देवास्वप्न मतलब दिन में सोना। हाँ, दिन में सोना। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। कई जगहों पर जैसे स्पेन में दोपहर की झपकी या सिएस्टा को तो सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। तो क्या इसमें कोई विरोधाभास है? नहीं, चरक संहिता हर तरह के दिन की नींद के खिलाफ नहीं है। वो खास तौर पर भारी भोजन करने के तुरंत बाद घंटों तक सोने को हानिकारक मानती है। अच्छा, खासकर खाने के तुरंत बाद। जी, जब हम खाते हैं तो हमारी पाचन अग्नि अपना काम शुरू करती है। उस समय सो जाने से यह प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। शरीर में भारीपन और आलस आता है और भोजन ठीक से पचने के बजाय वसा के रूप में जमा होने लगता है। तो एक छोटी 15-20 मिनट की झपकी और 2 घंटे की गहरी नींद में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। यह एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। आज के वर्क फ्रॉम होम कल्चर में यह आदत तो बहुत आम हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, चौथा कारण मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। और शायद ये सबसे शक्तिशाली कारणों में से एक है। चरक संहिता तनाव, चिंता और भावनात्मक रूप से खाने को मोटापे का एक बड़ा कारण मानती है। इमोशनल ईटिंग। जी, इमोशनल ईटिंग, हम सब ने इसका अनुभव किया है। एक मुश्किल दिन के बाद कुछ मीठा खाने की जो तीव्र इच्छा होती है, ये वही है जिसकी बात चरक हजारों साल पहले कर रहे थे। जब मन और शरीर के गहरे संबंध को उन्होंने पहचाना। हाँ, जब मन अशांत होता है तो हमारा खानपान भी असंतुलित हो जाता है। ये 4 कारण समझ में आते हैं, लेकिन ये सब जीवन शैली और मनोविज्ञान से जुड़े हैं। क्या चरक संहिता किसी अंदरूनी शारीरिक गड़बड़ी की भी बात करती है जो इन सबको एक साथ जोड़ती हो? आपने एकदम सही नस पकड़ी है। और यहीं पर 5वां और सबसे फंडामेंटल मतलब सबसे बुनियादी कारण आता है, अग्निमांद्य। अग्निमांद्य यानी पाचन अग्नि का कमजोर हो जाना। ये आयुर्वेद का कह सकते हैं कोर प्रिंसिपल है। जब हमारी पाचन शक्ति, हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है तो हम जो भी खाते हैं, चाहे वो पौष्टिक ही क्यों ना हो, वो ठीक से पचता नहीं है। 1 मिनट, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। मैं हमेशा मानती थी कि ज्यादा और भारी खाना खाने से पाचन तंत्र पर बोझ पड़ता है और वो कमजोर हो जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कमजोर पाचन ही मोटापे को जन्म देता है। ये तो कारण और प्रभाव का पूरा उल्टा है। यही तो आयुर्वेद का नजरिया है। एक मजबूत पाचन तंत्र भारी भोजन को भी पचाकर ऊर्जा में बदल सकता है। अच्छा। लेकिन एक कमजोर अग्नि हल्के भोजन को भी ठीक से नहीं पचा पाती। ये अधपचा भोजन शरीर में एक चिपचिपा विषैला पदार्थ बनाता है, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। बिल्कुल। यही आम शरीर के सूक्ष्म चैनलों या स्रोतसों को ब्लॉक कर देता है और शरीर में मेद धातु यानी वसा के असामान्य जमाव का कारण बनता है। तो मोटापा सिर्फ ज्यादा वसा नहीं है, बल्कि शरीर में जमा टॉक्सिन्स और ब्लॉक हुए चैनलों का भी नतीजा है। जी,
इसीलिए चरक संहिता का वो कथन इतना गहरा लगता है, अतिरिक्त मेद शरीर का दोष है, शक्ति का नहीं। हाँ, ये शरीर में जमा अतिरिक्त वसा को ताकत नहीं बल्कि एक असंतुलन, एक बीमारी मानता है। और इसी वजह से इसके लक्षण भी सिर्फ वजन बढ़ना नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। सांस फूलना, थोड़ी सी मेहनत में भी बहुत ज्यादा थकान होना और एक बहुत ही अजीब लक्षण, क्या? भूख कम लगने के बावजूद वजन का बढ़ते जाना। ये तो वाकई विरोधाभासी लगता है। भूख कम है पर वजन बढ़ रहा है। क्योंकि शरीर की पाचन अग्नि इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो थोड़ा सा भोजन भी ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रही है और उसे सीधे आम और मेद यानी वसा में बदल रही है। हाँ, इसके साथ साथ लगातार आलस्य और शरीर में भारीपन महसूस होना भी इसी कमजोर अग्नि की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, अगर समस्या इतनी गहरी है, एक कमजोर अग्नि और शरीर में जमा आम, तो इसका समाधान सिर्फ कैलोरी गिनने से तो कहीं ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि उपाय का लक्ष्य पाचन को ठीक करना होगा, है ना? एकदम सही। समाधान भी उतना ही व्यवस्थित है। सबसे पहला कदम है लंघन। लंघन? हाँ, अब लंघन शब्द सुनकर तो लोगों को लगता है भूखे रहना या उपवास करना। हाँ, लेकिन यहाँ इसका वो मतलब नहीं है। इसका मतलब है शरीर को हल्का करना, उसे आराम देना। यानी शरीर को भूखा मारना नहीं, बल्कि भारी भोजन के बोझ से चिट्टी देना। बिल्कुल। उसे कुछ समय के लिए दलिया, मूंग दाल का सूप या सब्जियों के सूप जैसा हल्का और सुपाच्य भोजन देना, ताकि पाचन तंत्र को खुद को रीसेट करने का मौका मिले। जी, और मरम्मत करने का भी। दूसरा उपाय है स्वेदन, स्वेदन? यानी शरीर से पसीना निकालना। इसका मकसद है उन चैनल्स को खोलना जो आम की वजह से ब्लॉक हो गए हैं। तो ये एक तरह का आयुर्वेदिक डिटॉक्स हुआ। आप कह सकती हैं, पसीने के जरिए शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। ये हल्के व्यायाम से, गर्म पानी पीने से या स्टीम बाथ से हो सकता है। अच्छा, जब चैनल खुल जाते हैं तो शरीर की सफाई बेहतर तरीके से होती है। और इसके बाद? इसके बाद कुछ खास जड़ी बूटियों का प्रयोग आता है, जिन्हें कफ पाचन द्रव्य कहते हैं। ये क्या काम करती हैं? इनका काम सीधे तौर पर पाचन अग्नि को मजबूत करना और आम को पचाना है। अच्छा। इसमें त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च और पीपली का मिश्रण बहुत प्रभावी माना गया है। ये मेटाबॉलिज्म को किकस्टार्ट करने जैसा है। बिल्कुल। इसके अलावा गुग्गुलू और त्रिफला जैसी औषधियां भी शरीर की सफाई और वसा को पचाने में मदद करती हैं। और चौथा उपाय तो वही होगा जिसकी कमी से ये सब शुरू हुआ था। व्यायाम। हाँ। और चरक इसे सर्वोच्च महत्व देते हैं। वो कहते हैं व्यायाम ही शरीर का श्रेष्ठ उपचार है। क्योंकि ये सिर्फ कैलोरी नहीं जलाता। नहीं, ये अग्नि को तेज करता है, रक्त संचार बढ़ाता है, चैनलों को खोलता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। यानी ये मोटापे के कई कारणों पर एक साथ काम करता है। जी। और आखिर में दिन में सोने से बचने की सलाह, खासकर खाने के बाद। तो पूरा नजरिया शरीर को सजा देने का नहीं, बल्कि उसे सहारा देकर वापस संतुलन में लाने का है। बिल्कुल। अग्नि को मजबूत करो, शरीर की सफाई करो और उसे सक्रिय रखो। यही आयुर्वेद का सार है। जड़ पर काम करो, लक्षण अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये अग्नि का संतुलन वाकई दिलचस्प है। हमने देखा कि जब ये अग्नि कमजोर होती है तो शरीर में सब कुछ जमा होने लगता है। लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर यही अग्नि बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो क्या होगा? क्या ये भी एक समस्या है? बिल्कुल है। जैसा कि कुछ लोग अनुभव करते हैं जो वजन बढ़ा ही नहीं पाते। यह हमारी पहेली का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चरक संहिता स्थिति को कृष्ता यानी दुबलापन कहती है। कृष्ता? और यहाँ भी कारण उतने ही गहरे हैं। पहला कारण तो स्पष्ट है, अल्प आहार और साथ में अत्यधिक मेहनत। मतलब ऊर्जा का इनपुट कम और आउटपुट बहुत ज्यादा। हाँ, ऊर्जा का सीधा गणित है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ भी कहानी उतनी सीधी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। दूसरा कारण थोड़ा गहरा है, धातु की कमजोरी। धातु की कमजोरी? आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 7 धातुओं या ऊतकों से बना है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता या वो उसे सोख नहीं पाता तो इन ऊतकों का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता। शरीर बाहर से ही नहीं, अंदर से भी खोखला होने लगता है। और मोटापे की तरह यहाँ भी मानसिक स्थिति का कोई रोल है? एक बहुत बड़ा रोल। चिंता, शोक और बहुत ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग। अच्छा। जैसे तनाव में कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, वैसे कई लोगों की भूख पूरी तरह मर जाती है। लगातार मानसिक तनाव शरीर की ऊर्जा को अंदर ही अंदर खाता रहता है और धातुओं को सुखाने लगता है। जी।
और चौथा कारण, क्या वो फिर से अग्नि से जुड़ा है? हाँ, और ये मोटापे के कारण का ठीक उल्टा है। ये है तीव्र अग्नि। तीव्र अग्नि, हाइपर एक्टिव मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल। मोटापे में अग्नि मंद या कमजोर थी, यहाँ अग्नि इतनी तीव्र या तेज है कि वो भोजन को जलाने वाली भट्टी के तरह काम करती है। वो भोजन के पोषक तत्वों को शरीर में लगने ही नहीं देती। हाँ, और ऊतकों का निर्माण करने का मौका ही नहीं देती। सब कुछ बहुत तेजी से जलाकर खत्म कर लेती है। कमाल है। तो ये एक ही कंट्रोल नॉब है, उसे कमजोर करो तो मोटापा और बहुत तेज कर दो तो दुबलापन। संतुलन ही सब कुछ है। इसके लक्षण भी बताए गए होंगे, जैसे हाथ पैर का बहुत पतला होना। हाँ, पतले हाथ पैर, शरीर में ताकत की कमी, इसके अलावा बाल झड़ना, त्वचा का रूखा होना और पाचन का अनियमित होना। क्योंकि तेज अग्नि भले ही सब कुछ जला देती है, पर वो पोषण को ठीक से सोखने नहीं देती। ऐसे लोगों को ठंड भी ज्यादा लगती है, क्योंकि शरीर में जरूरी वसा की परत नहीं होती। सही। और जाहिर है जल्दी थक जाना एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो अगर इसका इलाज करना हो तो वो मोटापे के इलाज से एकदम विपरीत होना चाहिए। एकदम। वहाँ हम लंघन यानी हल्का कर रहे थे, तो यहाँ हम बृहन चिकित्सा करते हैं। बृहन का अर्थ है पोषण देना, शरीर का निर्माण करना। ये लंघन का एकदम उल्टा है। जी, यहाँ लक्ष्य अग्नि को शांत करना और शरीर को पौष्टिक आहार देना है। तो इसमें खाने पीने पर जोर दिया जाता होगा, पर शायद सिर्फ कुछ भी खाने पर नहीं। बिल्कुल। यहाँ मकसद सिर्फ वजन बढ़ाना नहीं, बल्कि धातुओं को पोषित करना है। इसके लिए दूध, घी, मूंग दाल, खीर, खजूर, किशमिश और तिल जैसे पौष्टिक, स्निग्ध और मीठे खाद्य पदार्थों को उत्तम माना गया है। ये शरीर को पोषण भी देते हैं और तेज अग्नि को शांत भी करते हैं। हाँ। और औषधियों की बात करें तो जैसे वहाँ 3K2 अग्नि को बढ़ा रहा था, यहाँ ऐसी औषधियां होंगी जो शरीर को बल दें। जी, यहाँ हम अश्वगंधा और शतावरी जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। ये दोनों रसायन कहलाती हैं। रसायन यानी जो शरीर की सभी धातुओं का पोषण करती हैं, ताकत बढ़ाती हैं और वजन को स्वस्थ रूप से बढ़ाने में मदद करती हैं। अच्छा। इनके अलावा च्यवनप्राश, जो दर्जनों जड़ी बूटियों का मिश्रण है, एक संपूर्ण पोषक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। आहार और औषधि के अलावा और क्या महत्वपूर्ण है? मानसिक शांति और पर्याप्त नींद, क्योंकि चिंता और तनाव इस समस्या के बड़े कारण हैं। इसलिए ध्यान और प्राणायाम जैसी तकनीकों से मन को शांत करने पर जोर दिया जाता है। और साथ ही रात में 7-8 घंटे की गहरी, अबाधित नींद को शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए अनिवार्य माना गया है। तो यहाँ भी समाधान सिर्फ ज्यादा कैलोरी खाने की सलाह देना नहीं है। नहीं, बल्कि शरीर की पोषण सोखने की क्षमता को सुधारना, उस जरूरत से ज्यादा तेज अग्नि को संतुलित करना और मन को शांत करना है। बिल्कुल। मकसद सिर्फ वजन का कांटा बढ़ाना नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत और पोषित बनाना है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमारी पहेली सुलझती भी दिख रही है। चरक संहिता के अनुसार सेहतमंद शरीर का मतलब न मोटा होना है और न दुबला, बल्कि एक संतुलित अवस्था में होना है। आपने सही समझा। मूल सिद्धांत यही है, शरीर को समान रूप से पोषण और शोधन दोनों की आवश्यकता है। मतलब न्यूट्रिशन भी चाहिए और समय समय पर डिटॉक्स भी। जी, न तो शरीर में जरूरत से ज्यादा कुछ जमा होना चाहिए, जो मोटापा है, और न ही शरीर के जरूरी तत्व खत्म होने चाहिए, जो दुबलापन है। संतुलन ही कुंजी है। और इस संतुलन का रिमोट कंट्रोल हमारी अग्नि के पास है। सब कुछ वहीं से शुरू होता है और वहीं पर खत्म होता है। चरक संहिता का अंतिम संदेश यही है कि हमारे शरीर की असली नींव हमारी पाचन शक्ति है। अगर पाचन अग्नि सही तो शरीर सही, अगर गलत तो रोग। बिल्कुल, चाहे वो मोटापा हो, दुबलापन हो या कोई और बीमारी। आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये है, आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान अक्सर भोजन में मौजूद कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर ध्यान केंद्रित करता है। कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। जी, लेकिन चरक संहिता का ध्यान इस बात पर है कि हमारा शरीर उस भोजन के साथ करता क्या है, उसे पचाता कैसे है। क्या हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते समय हम क्या खाते हैं के साथ साथ हम कैसे पचाते हैं पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए? तो आज की हमारी